नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो अमलेंदु जी, राजस्थान कांग्रेस में पिछले महीने भर से चल रही खींचतान आखिरकार गांधी परिवार के सीधे दखल के बाद खत्म हो गई है। कल सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सीधी मुलाकात हुई थी और उसके बाद से ये तय हो गया था कि अब वो घर वापसी करेंगे और ऐसा ही हुआ भी। एक लंबे अंतराल के बाद सचिन पायलट ने चुप्पी तोड़ी है और बताया कि हमने संगठनात्मक मुद्दों पर जो खींचतान थी उसको उठाया है, उन मुद्दों को उठाया है जिसमें एसओजी द्वारा दर्ज राजद्रोह का मामला और राज्य में शासन की शैली शामिल है। उन्होंने उम्मीद जताई, यानी कि सचिन पायलट ने उम्मीद जताई है और जाहिर की है कि उनकी शिकायतों को सुना जाएगा और उसका समाधान भी जल्द हो जाएगा। इससे पहले उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो किसी पद के लालच में नहीं हैं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया था, जिस पर सचिन पायलट का कहना है कि गहलोत की बातों से दुख तो हुआ लेकिन वो इसका जवाब नहीं देंगे। इधर कांग्रेस आलाकमान ने 3 सदस्यीय टीम गठित की है जो सचिन पायलट और अन्य नाराज विधायकों की शिकायतों को सुनेगी और उनका समाधान करने की कोशिश करेगी। पायलट की बगावत के बाद उनसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद वापस ले लिया गया था, जिस आप सबको पता है, और अब उनकी वापसी के बाद शायद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, ऐसा भी कहा जा रहा है। उनके समर्थक विधायकों को भी सरकार में पद मिलने की उम्मीद है। इस पूरे प्रकरण का निपटारा जिस तरह से हुआ है अमलेंदु जी, उसे देखकर कहा जा सकता है कि अंत भला तो सब भला। क्या कहेंगे अमलेंदु जी इस पूरे मामले पर? जी, लौट के पायलट घर को आए, अगर इसको हम कहें तो इस तरीके से ही कहना मुझे लगता है उचित रहेगा। और अच्छी बात ये है कि पायलट ने जो है, मुझे लगता है कि केरल का जो विमान हादसा है उससे भी कुछ शायद सबक लिए होंगे कि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो किस तरीके से जो है पायलट भी जो है वो जहाज को नहीं बचा पाते हैं, या पायलट की गलतियां जो है वो किस तरीके से जहाज को नुकसान पहुंचाती हैं और स्वयं पायलट को भी नुकसान पहुंचता है। ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि उन्होंने सबक लेने की कोशिश की है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि पायलट जो हैं अब चूंकि लौट के आ गए हैं, या ये कहिए कि वो सिंधिया बन पाने की मतलब कोशिश उन्होंने की थी लेकिन उतना सामान नहीं जुटा पाए। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि रपट पड़े तो हर हर गंगे। तो वो हर हर गंगे जो है इस समय कर रहे हैं कि कांग्रेस सबसे ऊपर है। तो बहरहाल कुल मिलाकर के अच्छा है ये है कि कांग्रेस की सरकार जो है राजस्थान में बच गई। हालांकि बचनी थी, मतलब अगर 14 अगस्त को सचिन पायलट अनुपस्थित भी रहते सदन से और अगर खिलाफ भी जाकर के वोट करते, दोनों ही परिस्थितियों में सरकार बचनी थी। क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से मतलब मैदान पे आगे आकर के खेला और जिस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार को और जो चाणक्य लोग बने हुए थे उनको जिस तरीके से उन्होंने चुनौती दी खुलेआम, तो उससे पायलट का खेमा जो था उसका जो था थोड़ा मनोबल टूटा। और जो लोग चाणक्य समझ करके सबको निर्धारित कर रहे थे चीजें, वो चाणक्य नीति जो थी वो मुझे लगता है कि फेल हो गई एक तरीके से। और राजस्थान जो है दोबारा एक भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र जो है वो बन गया है। और इसमें अशोक गहलोत की भूमिका जो है वो उसको स्पष्ट रूप से जो है वो साफ करना पड़ेगा कि अशोक गहलोत ने बहुत हिम्मत के साथ, जिसे कहा जाए एक तरीके से, मतलब ऐसे समय में कि जब पूरे देश में जो है लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा हो और लोकतंत्र का चीरहरण करके जो है जनता के मत को छीन करके सरकार बनाए जाने को चाणक्य नीति का नाम दिया जा रहा हो, ऐसे समय में अगर कोई छोटा सा मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस का नेता और जिसके ऊपर जो है तमाम शिकंजे कसे गए हों, ईडी की जो है रेड डाली गई हो उसके समर्थकों के ऊपर, उसके भाई को जो है परेशान करने की कोशिश की गई हो, तो हर तरीके से जिस तरीके से कोशिशें की गई हो उसके बाद अगर वो जो है वो चाणक्यों को अगर चुनौती दे करके और इस तरीके से आगे निकल करके आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इस समय जो है अशोक गहलोत जो है वो एक विजयी नेता के रूप में सामने आए हैं और निश्चित तौर पे पायलट जो है वो बैकफुट पे पहुंचे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि कांग्रेस आलाकमान ने एक तरीके से सचिन पायलट का भी जो है वो मान सम्मान रखने की कोशिश की है। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता तब भी पायलट के सामने कोई चारा बचा नहीं था, तो उनको वापस लौट के ही आना था या फिर जो था उनको बगावत करनी थी जिसमें उनको हर तरीके से नुकसान होना था। बहरहाल अगर आज पायलट कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे ऊपर है, तो इस कांग्रेस सबसे ऊपर होने को वो एक महीना पहले भी कह सकते थे। और जो कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि हमने जो थी आला कमान के सामने अपनी शब्द बातें रखी, जो हमारी समस्याएं थी वो रखी, तो वो समस्याएं आप आला कमान के सामने पहले भी रख सकते थे। ऐसा नहीं था कि आला कमान से आपकी मुलाकात नहीं होती थी, आला कमान आपको समझ नहीं देता था।
लेकिन इस हद तक आगे जाकर के सरकार गिराने की कोशिश करना और जब तमाम आरोप लग रहे हो, मीडिया में सब सब चीजें सामने आ रही हो, कई कई घंटे जो है मीडिया बहस कर रहा हो दिन दिन भर जो है, उसके बाद भी जो है आप सामने नहीं आ रहे हो, और तब आप फिर लौट कर आज कहें कि मैं तो कांग्रेस के अंदर ही हूँ, तो ये चीजें मतलब ठीक है कि आज आप आ गए हैं लौट करके, चूंकि आपके सामने कोई रास्ता नहीं था, तो ये ठीक है बहरहाल। लेकिन अशोक गहलोत ने बीच में जिस तरीके से कुछ मतलब कहा जाए कि कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था, और कुछ कहा जाए कि एक तरीके से असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल जो किया था, हालांकि वो कांग्रेस के नेता होने के नाते गहलोत को नहीं करना चाहिए था, तो उसके बाद भी अगर पायलट लौट कर के आए हैं तो समझा जा सकता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है। बहरहाल हम जो है वो शुभकामनाएं दे सकते हैं ऐसे समय में, ये शुभकामनाएं इसलिए देंगे, इसलिए नहीं कि कांग्रेस की सरकार जो है वो बच रही है, शुभकामनाएं इसलिए देंगे कि जब, मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि जब लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा हो, ऐसे समय में अगर कहीं लोकतंत्र को बचाने की एक कवायद होती है और छोटी सी भी जीत अगर लोकतंत्र को बचाने की होती है, तो हमें लगता है कि इस देश के तमाम आवाम को जो है इसमें खुश होना चाहिए कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। हाँ। वैसे अमलेंदु जी, आजकल रिसॉर्ट पॉलिटिक्स का जमाना आ गया है। हमने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सारे राज्यों में देखा कि कैसे अपने विधायकों को विपक्षी खेमे में जाने से रोकने के लिए आला कमान ने रिसॉर्ट का रुख किया। अब तो ऐसा लगता है अमलेंदु जी कि राजनीतिक दलों को, यानी सियासी दल जो हैं, उनको घोषित तौर पर रिसॉर्ट ले लेना चाहिए ताकि समय समय पर वो रिसॉर्ट का रुख कर लें। खैर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सियासत में असल विजेता बन करके निकले हैं। उन्होंने बीते 1 महीने में कभी भी बगावती नेताओं और विपक्षी भाजपा को खुद पर हावी होने नहीं दिया। वो हर बार पूरे आत्मविश्वास से कहते हुए दिखाई दिए कि उन्हें पूर्ण बहुमत हासिल है। इस दौरान गहलोत सचिन पायलट को भी समझाने में लगे रहे। कुछ जगहों पर सख्ती भी दिखाई, कई जगहों पर यह भी दिखाया कि उनके पार्टी से चले जाने से सरकार नहीं गिरेगी। इससे आखिरकार बागी विधायकों का मनोबल कम हो गया। कुछ यही रणनीति उन्होंने भाजपा के साथ भी अपनाई, जिससे भाजपा भी अपने विधायकों को लेकर सचेत रही कि कहीं भाजपा के विधायक जो हैं वो अशोक गहलोत के साथ न चले जाएं। राजस्थान में जोड़ तोड़ की सियासत का ऊंट फिलहाल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में करवट लेकर बैठा हुआ है और भाजपा के अनकहे अरमान जो हैं अधूरे रह गए हैं। लेकिन अमलेंदु जी, राजस्थान की तरह न तो कर्नाटक में कांग्रेस कर पाई और न ही मध्य प्रदेश में। सारा दोनों राज्यों का रिजल्ट हमारे सामने है। कांग्रेस में इस वक्त नेतृत्व का संकट है, वो हम सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। सोनिया गांधी का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो गया है। राहुल गांधी पर्दे के पीछे सब कुछ करते नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी उनका साथ भी दे रही हैं। सचिन पायलट मामले में भी हमने देखा कि दोनों भाई बहन ने कैसे मामले को अपने पक्ष में किया। दोनों ने सचिन पायलट से बातचीत की और उसके बाद पायलट जो है उनका जो गुस्सा था वो कुछ शांत हुआ। तो चाहे अब राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, दोनों फ्रंट फुट पर नजर नहीं आ रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। राहुल अध्यक्ष पद के से जो है खुद को दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी लग रहा है। और ऐसा दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी कि राहुल गांधी जो हैं वो अध्यक्ष पद के लिए खुद को मुफीद नहीं मानते हैं और पूरा का पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के इर्द गिर्द घूम रहा है। और इस वक्त जबकि कार्यकारी अध्यक्ष जो सोनिया गांधी हैं उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया है, तो क्या कहेंगे कि कांग्रेस को अपनी मजबूती के लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी मजबूती के लिए सबसे पहले जो है, एक तो जो युवा नेता हैं इनकी महत्वाकांक्षा जो है, एक तो इस पे थोड़ा लगाम लगानी चाहिए। पहली चीज तो ये है कि चूंकि ये जो जितने भी युवा नेता हैं ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। दूसरा, जो कांग्रेस के अंदर जो ओल्ड गार्ड हैं, जो पुराने नेता हैं, वो बहुत ज्यादा जो है इस समय मुझे लगता है कि ये विघ्न पैदा कर रहे हैं। और पूरी एक लॉबी की पूरी कोशिश ये है कि राहुल गांधी जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो खड़े नहीं होने पाए, जो मुझे लगता है, मतलब जो मैं महसूस कर रहा हूँ और जिस तरीके की सूचनाएं निकल करके सामने आ रही है। एक तो ये लग रहा है मतलब कांग्रेस के अंदर की, देखिए जब भी मोदी सरकार जाएगी या भाजपा सरकार जाएगी और अगर चुनाव हुए, मतलब मैं अगर जोड़ रहा हूँ, इसको गंभीरता से लिया जाए अगर, तो जी अगर चुनाव हुए और सरकार पलटने की कोई स्थिति बनती है तो ये तय है कि भाजपा सरकार को अपदस्थ जो है वो कांग्रेस ही कर सकती है। पहली मतलब कुल मिलाकर के विपक्ष जो है, विपक्ष एक मजबूत विपक्ष या एक बड़ा विपक्ष कहें तो वो कांग्रेस ही है जो भाजपा को पटखनी दे सकती है। कांग्रेस ही है और वही दे भी सकती है। मतलब कोई तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, पांचवा मोर्चा जो है, ये सब कुछ नहीं है। ये सब जो है कुल मिलाकर के बाद में आकर के भाजपा की बी टीम हो जाते हैं।
मतलब वो मन से भले ही ना होते हों, लेकिन मतलब कुल मिला के काम जो वो करते हैं वो भाजपा की बी टीम बनने का ही करते हैं। और हम लोगों ने देखा है कि पिछले मतलब 6 सालों के अंदर जिस तरीके से राज्यसभा में तमाम कानून पास करवाए गए हैं, तो वो इस तीसरे चौथे मोर्चे की मदद से ही सब पास करवाए गए हैं। सब काले कानून जिस तरीके से पास करवाए गए, सीए का मसला रहा हो, चाहे वो बीमा बिल का मसला रहा हो, मतलब जो भी रहा हो, जो भी मसले रहे हों, कश्मीर पे 370 का मसला रहा हो, वो सारे जो है तीसरे चौथे मोर्चे के लोगों ने मिलकर के ही जो वो पास करवाए हैं। तो कुल मिलाकर के ये तीसरा चौथा मोर्चा जो है, ये कहीं ना कहीं जाकर के भाजपा के लिए जो है वो मददगार साबित होता है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ये चाहती है कि जहां भी कांग्रेस जैसा थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करती है, जहां भी बढ़ना चाहती है, तो वहां जो है वो इन तीसरे चौथे मोर्चों को जो है आगे बढ़ाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है। तो ये चीज एक स्पष्ट है कि मतलब कांग्रेस जो है वही जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है अपदस्थ कर सकती है, उसका स्थान मतलब ले सकती है। उसका स्थान क्या ले सकती है, मतलब अपने स्थान पे आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का स्थान लिया है, तो मतलब कांग्रेस अपना पुराना स्थान जो है वो पा सकती है। तो ये जो स्थिति बन रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो ओल्ड गार्ड हैं कांग्रेस के, वो उनको सामने से शायद ये लगता है कि अगर राहुल गांधी आगे बढ़ जाएंगे तो एक प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी ना बन जाए और उनका जो है वो मसला जो है वो पीछे छूट जाए। क्योंकि देखिए, आपने पिछले दिनों देखा जिस तरीके से पी चिदम्बरम बहुत ज्यादा सक्रिय हुए हैं तमाम मसलों को लेकर के। मतलब अब तो यहाँ तक कि जो जो पी चिदम्बरम ग्रीन हंट और के जनक माने जाते थे, ऑपरेशन ग्रीन हंट के, वो जो है सुधा भारद्वाज के लिए जो है वो अगर ट्वीट कर रहे हैं और हिंदी में ट्वीट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये चीजें पलट रही हैं। जी। तो तो ये स्थितियां जो बन रही हैं, तो मुझे लगता है ये ओल्ड गार्ड जो है ये राहुल गांधी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी की लड़ाई जो इस समय मुझे लगता है भाजपा से ना होकर के जो जो ओल्ड गार्ड्स हैं उनसे कांग्रेस की ज्यादा जो है। अंदरूनी लड़ाई है, जो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, हाँ, उससे ज्यादा है। और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि जब विपक्षी दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री बैठक हुई, राहुल गांधी लगातार कोविड-19 पे सरकार की नाकामियों को लेकर के हमला बोलते रहे हैं। सरकार को लगातार चेताते रहे राहुल गांधी कि आप इस पे गंभीरता से लीजिए। मतलब 5 फरवरी से पहला उनका ट्वीट है कि जो है गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। और हमारा जो विपक्ष का नेता जो राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद जब वो जाता है उस बैठक में, तो प्रधानमंत्री की तारीफ करता है, सरकार की तारीफ करता है। तो ये मतलब एक तरीके से राहुल गांधी को चुनौती देने की स्थिति है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि गुलाम नबी आजाद की अपनी स्वयं की क्या स्थिति है। अगर कांग्रेस में ना हो तो कहीं से ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं बन सकते हैं। मतलब ये स्थिति गुलाम नबी आजाद की है। इसी तरीके से कपिल सिब्बल जो है, उनको लेकर के भी तमाम चीजें उठती रही हैं। मतलब बहुत से, अहमद नहीं, पटेल को लेकर भी बहुत सी है, चीजें, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, पी चिदम्बरम मनु का सिंह, नाम आप ले ही रहे हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, ऐसे कई नेता हैं। बिल्कुल ऐसे कई नेता हैं। मतलब ये सब जो ओल्ड गार्ड्स हैं, मतलब दिग्विजय जिनको सिंह लगता है हैं। कि ये, जी। हाँ हाँ, मतलब इन सबको लगता है जैसे कांग्रेस जो है इनके दम पे है, इनकी वजह से कांग्रेस है। लेकिन बिल्कुल ये सब भूल रहे हैं कि ये कांग्रेस की वजह से है, कांग्रेस इनकी वजह से नहीं है। और मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह की सरकार में जो कांग्रेस ने थोड़ी सी गलतियां की थी कि दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ के बीच में 17 मंत्री हुआ करते थे, तो वो सारी गलतियां जो वो खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है इन सारी चीजों का। तो यही जो ओल्ड गार्ड्स है वो इस समय राहुल गांधी का जो है रास्ता जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी इनसे किस तरीके से पार पाते हैं, ये देखने की चीज होगी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को फ्रंट फुट से आकर खेलना चाहिए, अध्यक्ष पद स्वीकार करना चाहिए। और जब तक राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करेंगे, आप ये तय मान के चलिए कि कोई भी जो है विपक्ष का खेमा जो है, मतलब कोई भी सशक्त विपक्ष नहीं बन सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से लगातार जो है पप्पू पप्पू करके जो है राहुल गांधी की छवि को बट्टा लगाने की कोशिश करती रही है। लेकिन आप देखिए, पप्पू जब बोलता है तो केंद्र सरकार के 40-40 मंत्री जो हैं उस पप्पू के एक ट्वीट पे जो जवाब देने के लिए मैदान में उतरते हैं। 150 प्रवक्ता मैदान में उतरते हैं। अगर पप्पू है तो काहे को 40 मंत्री और 150 प्रवक्ता मैदान में उतरते हैं एक ट्वीट पे जवाब देने के लिए। तो ये चीज देखनी होगी। और राहुल गांधी ही, मुझे लगता है, आप देखिए पिछला पूरा 1 साल का कार्यकाल उठा करके देख लीजिए, उससे पहले की बात भी देख लीजिए, उससे पहले भी। लेकिन इधर मतलब पिछले 1 साल में जो है कोई विपक्ष का कोई नेता जो है मुखर आवाज में सरकार के खिलाफ नहीं बोला है। तमाम मसलों पर सिर्फ राहुल गांधी जो है वही जो है लगातार बोलते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें राहुल गांधी को फ्रंट फुट पर आकर के खेलना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि अगर इस देश को बचाना है तो कांग्रेस को बचाना होगा। मैं फिर कहूंगा कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को बचाना होगा, और कांग्रेस को बचाना है तो राहुल गांधी को आगे आकर के खेलना होगा। तो इसलिए राहुल गांधी जो अभी तक जो अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते रहे हैं, और जो ये कि मतलब जो वो ये भाजपा का ही तो प्रोपेगेंडा है ना कि परिवारवाद, अरे भारतीय जनता पार्टी भी तो परिवार से संचालित होती है। आज नरेंद्र मोदी या अमित शाह की या जेपी नड्डा की कोई हैसियत है कि संघ परिवार के किसी आदेश को अवहेलना कर दें? नागपुर से कोई आदेश आए और नरेंद्र मोदी की हैसियत है कि उसको इनकार कर दें? तो सब जगह परिवार से चला करता है और परिवार से ही राजनीति चल रही है।
और जहाँ लोग परिवार की महत्ता को नहीं समझते हैं, जो परिवार के महत्व को नहीं समझते हैं, तो वही लोग जो है समाज को बिगाड़ने का काम किया करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, इसलिए जो परिवार से समाज बनता है। हाँ, समाज को बिगाड़ते हैं, तो परिवार है तो समाज है, तो इसलिए परिवारवाद जो है, मतलब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, जज का बेटा जज बनेगा, और राजनेता का बेटा राजनेता नहीं बनेगा, तो ये चीजें जो है चलने वाली मुझे लगता है कि नहीं है। हालांकि वो एक अलग चीज तरह की चीज है कि मतलब आम कार्यकर्ता जो वो भी आ गया है, उसका उसके हक ना मारे जाए, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन जहां तक राहुल गांधी को लेकर के परिवारवाद की चीजें कही जाती हैं, तो उससे ज्यादा मुझे लगता है परिवारवाद, वो सारा परिवारवाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के में है। अंदर बीजेपी में है। तो मतलब वो चाहे व्यक्तिगत तौर पर परिवारवाद की बात हो और चाहे वो संघ परिवार की बात हो, तो वो सारा परिवारवाद जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो इसलिए राहुल गांधी को मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझना चाहिए। देश को बचाना है तो कांग्रेस को बचाना है, और कांग्रेस को बचाना है तो राहुल गांधी को आगे आकर के आगे फ्रंट फुट पे आके खेलना ही पड़ेगा और जिम्मेदारी अपनी समझनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो है कांग्रेस का जो ओल्ड गार्ड है उसको भी जो है जो लोग समझाएं कि जी आप भी, आपकी जो स्थिति है, मतलब अगर कपिल सिब्बल को राज्यसभा जाना पड़े तो कहाँ से जाएंगे, ये सब चीजें अगर तय करनी पड़े, तो जाहिर सी बात है कि कपिल सिब्बल की हैसियत जो है वो कहीं से 2 विधायक जिताने की नहीं है। अहमद पटेल की हैसियत कहीं से दो विधायक जिताने की नहीं है। मतलब बिल्कुल। जो जीत के आएंगे वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर जीत करके आएंगे। आप एक अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, आप एक अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, पर अच्छे लीडर नहीं हो सकते हैं। तो लीडर और मैनेजर के बीच की जो भूमिका है उसको समझना होगा, और मैनेजरों को लीडर की भूमिका से हटाना होगा। और आप पिछले दिनों में देखिए कि 3 मैं नाम जो है यहाँ स्पष्ट तौर पर लेना चाहूंगा। कर्नाटक से डी के शिव कुमार, मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी, और राजस्थान से अशोक गहलोत। मतलब इन 3 लोगों ने जिस तरीके से पूरी राजनीति में आगे बढ़ करके कदम उठाए, और जिस तरीके से इन्होंने अपना कौशल दिखाया है, तो इसी तरीके का कौशल अगर ये ओल्ड जो हैं ये थोड़ा दिखाने लग जाते तो आज कांग्रेस की स्थिति कुछ दूसरी होती। जीतू पटवारी और डी के शिव कुमार भले ही सफल ना हो पाए हो मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकार बचाने को, लेकिन दोनों जो हैं अंतिम दम तक लड़े हैं केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोगों से। ये सारी दुनिया ने देखा है स्पष्ट तरीके से। गहलोत सफल हो गए हैं, वो मतलब सफल में उनकी गिनती आती है। जीतू पटवारी और डी के शुभा सफल नहीं हुए, लेकिन दोनों जो है वो मजबूती के साथ जो है लड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये लड़ने का मादा जो है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, और तभी स्थितियां कुछ जाकर के सुधर सकती हैं। वरना जो है इस देश का भविष्य जो है वो बहुत अंधकारपूर्ण मुझे लगता है, और देश बहुत असुरक्षित हाथों में। जी जी अमलेंदु जी, तो कांग्रेस के लिए फिलहाल राजस्थान संकट से बाहर निकलना एक सुकून की तरह है, क्योंकि राजस्थान की घटना से और अशोक गहलोत की मजबूती से शायद महाराष्ट्र कांग्रेस और महाअघाड़ी सरकार जो है वहां पे उसमें मजबूती आए और उद्धव ठाकरे के पहले से बुलंद हौसले और मजबूत हो जाएं। सचिन पायलट की घर वापसी और कांग्रेस की एकजुटता से बसपा सुप्रीमो मायावती भी निराश हो सकती हैं, जिन्होंने बगावत की बहती गंगा में हाथ धोना चाहा था लेकिन सफल नहीं हो पाई। बहरहाल कांग्रेस इस एक जीत से थोड़ा सुस्ता ले, लेकिन फिर मुस्तैद होकर बाकी प्रदेशों पर गौर फरमा ले, क्योंकि कई सिंधिया और कई पायलट संगठन में दबे छिपे हुए बैठे हैं, जिसका जिक्र आप अमलेंदु जी कर भी रहे थे। और इनकी पड़ताल किए बगैर पार्टी को मजबूत करना और भाजपा से मुकाबला करना आसान नहीं होगा, और जितनी जल्दी हो सके कांग्रेस अपना फुल टाइम अध्यक्ष का चुनाव कर ले, ताकि देश के विकास में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा पाए। तो अमलेंदु जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपने बहुत ही ध्यान से हमें सुना, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और देखते रहिए डीबी लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।